तो चैप्टर 7 का जो अपना लास्ट पार्ट है, प्रभा ने बताया कि भाभी वैसे तो अपने अमर लाला जी के फेल होने पर बड़ा दुख प्रकट कर रही थी और उन्हें सांत्वना बांधती थी, लेकिन भाई साहब से कह रही थी अच्छा अंधेरे अंधेर है इस घर में, एक दो तीन और सॉरी एक तो दिन रात हड्डे पेल पेल कर इन मुस्टंडों को पालो पढ़ाओ, और इनका इतना तक ख्याल नहीं है कि अगले तुम लोग को आवाज आया था ना गाइज मेरा? आवाज आया था तुम लोग को मेरा गाइज? हाँ मैम। और कोई तुम लोग को आवाज तो नहीं आ रहा है ना? क्योंकि मेरा ना एक ही वर्ड हमको दिख नहीं रहा है, तो वो कहाँ पे हमको नहीं पता। तुम लोग कैसे आवाज ठीक आ रहा है ना मेरा? कुछ ऐसे डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मैम, क्लियर है। श्योर ना? ठीक है, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ। आओ आगे। हाँ तो ये क्या है, भाभी ना डबल फेस है। कैसे? एक तो अमर को बोल रही कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और यहाँ पे भैया को लगा रही एक तो इन लोग को पालो, उसके बाद ये सब ऐसे। इसके आगे भी तो जिंदगी पड़ी है। तब फिर भाई साहब ने समझाया चुप रहो, हमारी जिंदगी तो सिर्फ इसी काम के लिए बनी है कि बैल की तरह कमाए और इस गड्ढे में डालते रहे। मतलब वो बोले हम लोग का पर्सनल लाइफ भी तो, हमारे भी तो बीवी माने हमारे भी तो बच्चे बच्चे हैं। तो भैया बोलते हैं हाँ हम लोग तो इसी के लिए बने हैं, जैसे लग रहे हैं गधों को पालते रहे। और इसके बाद वे रो पड़े बेचारे, भैया ही रो। सारे घर वालों के तानों और विरोधे के बावजूद मैं दिवाकर के साथ जाकर बड़ी मुश्किल से अपना काम नाम कॉलेज में लिखवा दिया। सारा घर वाला अगेंस्ट था, बट फिर भी जाकर क्या किया, अपने कॉलेज में नाम लिखवा दिया। लेकिन ताजुब यह था कि घर में एडमिशन से पहला उठा हुआ आडंबर और विरोध 2 दिन में कैसे जादू की तरह खत्म हो गया। मैंने पहले जोर शोर से चिल्ला रहे थे ना, बट 2 दिन तक रहा ये झगड़ा, उसके बाद ओवर। फिर कॉलेज से मत। अब प्रभा के लिए असली मुसीबत आई। कौन सा मुसीबत? क्योंकि वो सुबह सुबह निकल रहा था तो 3:30 बजे उठ के खाना बना। प्रेस से 11 बजे छूटते ही मुझे कॉलेज भागना पड़ा, और वहां से 3 बजे छुट्टी मिलती। सुबह जाता था ये, फिर 11 बजे छुट्टी से कॉलेज जाता, कॉलेज से फिर 3 बजे छुट्टी मिलती, ऐसे इसका काम। हमारा आखिरी पीरियड 3 बजे ही पड़ता था। तब तो सुबह 4:30 बजे घर से निकलकर बड़ी मुश्किल से रात को 7:30 या 8 बजे तक पहुंच पाया करूंगा। माने ये सब करके वो रात को पहुंचेगा घर 8:30, 7:30, 8। खाने की समस्या फिर बुरी तरह सामने आ गई, परंतु प्रभा कहती जरा सा काम करने में नहीं मरी जाती हो, और काम क्या मुफ्त करेगी, कह देती हूँ सारा बदला चुकाना होगा। माने प्रभा उसको ऐसे बोल रहे कि मैं तुम्हारे लिए जो काम कर रही हूँ ना सारा बदला मैं चुका लूंगी, तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, काम ही तो करना पड़ रहा है, इसमें कौन सी आफत है। माने वो एकदम आइडल बीवी है, अपने पति को बहुत सपोर्ट कर। बस थोड़ा सा और है फिर ये चैप्टर 7 भी कर। मैं उससे इस जंग और अदा पर रीझ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने सिर झटक कर कहा प्रभा, मेरा तो जी में आता है कि छोड़ो इस सारी आफत को और मारो इस मुसीबत की गोली। किस चक्कर में जाकर उलझ गए हैं, ना दिन का चैन ना रात को आराम, फिक्र के मारे दिन रात की परेशानी, कहीं अपने आनंद से क्लर्की करेंगे और 60-70 हजार रुपये महीने से मस्ती फिरेंगे। माने वो बोला इतना प्रूफ रीडिंग ये सब कर रहे, छोड़ो ना, क्लर्क का काम कर लेते, 60-70 रुपया मिलेगा मिलेगा, बट ऐशो आराम से जी तो सकेंगे। सुबह 10 बजे जाएंगे और 5 बजे घर आएंगे। माने वो बोले पढ़ाई भी छोड़ो, प्रेस रीडिंग भी छोड़ो, सुबह अपने जाएंगे 10 बजे और शाम तक 5 बजे आ जाएंगे, ऐसा कोई काम। प्रभा ने हमदर्दी से मेरा चेहरा देखा। लेकिन मुसीबत सिर्फ रुपयों की तो नहीं है, असली मुसीबत यह है कि हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं। कितना अच्छा बात बोली कि मुसीबत रुपया नहीं है, हम लोग का सपना है जो हमें पूरा करना है वो ऊंचा है। भविष्य के लिए नक्शे बिल्कुल अलग है, माने भविष्य को जो देख रहे हैं उसका जो डिजाइन है वो अलग है। मैंने परेशानी से कहा तुम ही बताओ कि इन सपनों को कहाँ ले जाओ, दिल है तो सपने भी है। मैंने पूछा अच्छा प्रभा एक बताओ, इतने कष्टों मुसीबतों और निराशाओं में तुम्हारा दिल नहीं घबराते हैं? तो समर प्रभा से पूछ रहे तुमको क्या डर नहीं लग रहा है? जिन दिनों में बोला नहीं करता था और तुम्हें तंग क्या करता था, उन दिनों जरा देर भी तुम्हें हरे मन में पराजय की भावना नहीं आई? पराजय माने हार, कि मैं भी सता रहा हूँ बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो तुमको एकदम डेडली फीलिंग नहीं आता था क्या? तो वो बोलती है मैं, उसने निहायत ही आत्मविश्वास भरे लहजे से कहा मुझे तुम अभी नहीं जानते, मुझ में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति, तो बोल रही है मेरे अंदर एनर्जी है, इससे भी ज्यादा मुसीबतों में मैं विचलित नहीं हो सकती, और मैं इससे भी ज्यादा मुसीबत आ जाए ना तो भी मैं बेचैन नहीं होती, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग। प्रभा तू देखती रहना, मैं सब करूंगा, मैं तेरे लिए करता हूँ, क्या कर सकता हूँ अभी तुझे पता ही नहीं। तो समर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए और भी चीज करूंगा, तुमको तो पता ही नहीं है मैं क्या क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो यही चैप्टर 7 अपना खत्म। चैप्टर 8 गाइस, ऐसे 18 बोल लो। जैसे ही घर में कदम रखा कि परिचित आवाज से कुछ सुन के चौंक गया। बैठक में जरा सा झांकर देखा, मामा जी थे। कौन मामा जी? जिसने प्रभा और समर, सॉरी हाँ प्रभा और समर का शादी कराया था, वो मामा जी। आश्चर्य हुआ, मेरी शादी की बाद वे अब आए हैं। नाराज हो गए थे, जरा सा झिझक और ऊपर चला गया। माने उन एटीट्यूड में आ गए थे, नाराज थे क्योंकि उनको बहुत सारा सुनाया गया था कि कैसी लड़की से शादी कराई।
तभी नीचे से आवाज आई, अरे समर तू तो इन हमसे मिला ही नहीं बेटे। बड़ी अनिच्छा से उठकर नीचे गया। वे बैठक में ही बैठे थे, मैंने चरण छुए, उन्होंने बाह में भर के पास ही बैठा लिया, मैंने प्यार किया। समझो ठाकुर साहब, ठाकुर साहब ही इसके पिता को बोलते, समर के पिता को, जो कुछ अपनों करना धरना है सो खुद ही देख लिया, क्योंकि बात ऐसी है, आदमी करता अच्छे के लिए और समझा बुरा जाता है। समर की शादी में जीजा जी ने कुछ जो कुछ कहा, मेरे लिए तो डूब मरने का मन था। वही चीज समर का बाप बहुत सुनाया था कि ऐसा शादी करा लिया, इतनी घटिया लड़की, ब्ला ब्ला थिंग्स, कुछ रुपया नहीं है। तो मामा जी बोलते कि जो अच्छा करने चाहते हैं उसको उतना ही बात सुनने को। बाबूजी मूडे पर बैठे तरह तरह की बातें बनाते, मुंह बना रहा था बाबूजी, बात नहीं कैसे मुंह बना रहा था। अरे छोड़ो, तुम भी क्या औरतों की पर ध्यान, बातों पर ध्यान देते हो। चंदन जी, मामा का नाम चंदन था। इन लोगों को कुछ और काम तो है नहीं, उठाई जबान इधर दे मारी, उठाई उधर दे मारी, माने लगाई सिखाई करना, गॉसिप करना औरतों का काम है मामा जी को। फिर मुलायम स्वर में समझाते हुए बोले, लड़की तुमने देख ही ली होगी, कुल खानदान कैसा है जरा खुलासा कर लो। मानव अमर का शादी का बात हो रहा है वैसे हूँ, तो फिर किस लड़की के बारे में बात हो रही है? मैं चुपचाप सुनने लगा। सो बात झूठी है। दोनों हाथ कंधों के ऊपर मोर के पंखों की तरफ फैलाकर वे बोले, लड़की तुम देख लियो, अमर को दिखला लो और दो चार मोहल्ले पड़ोस वालों को दिखा लो, माने एरिया में होता है दिखाने का, उनको दिखा लो, और जिनका जिसका शादी होने वाला अमर उसको दिखा लो। अब मुझसे नहीं रहा गया, बोले बाबूजी तुम्हें जल्दी क्या पड़ी, अभी वह फेल हो चुका है, अब उसका शादी भी कर दो, ऐसे करके बोले। चुप रहो, तुम समझते ही नहीं हो और बीच बीच में झोंकते हो। बाबूजी ने डांट दिया, अरे अभी शादी हुई जा रही है, सालों तो बातचीत चलती है। बोलते अभी तो देख रहे हैं, अभी तो टाइम लगे। बाबूजी के वो डांटे देने के अपमान की करवाहट दिल में उमड़ उठी और आग भर आई, मुझसे तो तबीयत भर गई। अब अमर की शादी कर दो, अभी तो घर में चकचक कम है ना, सो एक आदमी का खर्चा और बढ़ा लो। तो वही बोल रहे कि अमर का भी शादी होगा, एक और खर्चा बढ़ जाएगा। अरे ठीक है, शादी किसी की नहीं रुकती, लेकिन जरा अपने पैरों पर खड़ा होने लायक तो होने दो। समर बोल रहे, शादी किसी का नहीं रुकता, एटलीस्ट पैर पे तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, या तो बातचीत में बोलना गुनाह है। अब लेने देने की बात साफ होगी, फिर लेन देन पर झगड़ा भी होगा, माने लड़की वाले से कुछ मांगेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, कोई मना करे या कुछ करे, अब मानेंगे थोड़ी, माने अब शादी का सोच रहे तो अमर का करे। उठने लगा तो फिर मामा जी ने हाथ पकड़ कर बिठा लिया, अरे अरे बैठो भाई, चल कहाँ दिए, हम तो जाने कब से तुम्हारी राह देख रहे, चलेगा? तो ये समर बोला, हम कॉलेज जा रहे। मामा जी बोले, अच्छा अच्छा कॉलेज जाने लगे, खूब पढ़ो बेटा, विद्या ही सच्ची धन है। मैं चुप रहा। फिर बहुत अर्थ भरे ढंग से बोले, आजकल संग वंग में सुबह परेड करने नहीं जाते। मैंने वही वो संग में जाता है ना, मेडिटेशन एंड सब चीज करने, तो मामा जी पूछे वहां नहीं जाते? 9 बजे से पहले कुंवर साहब का सवेरा नहीं होता। जानबूझ के इसके पापा बोले कि ये लड़का 9 बजे से पहले उठता ही नहीं है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए क्या जाए। मन में आया कि झटके से सिर उठाकर कह दूं कि सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंखें नहीं खुलती। कहिए क्या कहना है? मामा जी बोले, अब कुछ थोड़ी घर की तरफ ध्यान दो, यहाँ भी मदद करने की बात है। माँ बाप का फर्ज सबसे बड़ा है, अब तुम बड़े हो, गृहस्थ हो, मतलब तुम्हारा शादी हो गया, गृहस्थ हो, तुमको कुछ रुपया घर पे देना चाहिए, मामा जी समझा। बाबूजी फिर बीच में बोल पड़े, इन्हें क्यों चिंता, ये बने रहे और इनकी बहुरानी बनी रहे। बाबूजी वही बोले, प्रभा अपनी कोई ये देखते हैं और किसी को नहीं देखते, बाकी सारी दुनिया भाड़ में चली जाए इनकी बला से। मामा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी शादी कर दी तो मैंने पढ़ा लिखा दिया है, अब माँ बाप का सहारा नहीं बनोगी, खुद दुनिया भर की मुसीबती सहकर ये माँ बाप पढ़ाते हैं तुम्हें, अब तुम ही इनकी उम्मीद हो, ऐसे मामा जी समझा रहे। जरूर बाबूजी बैठकर मामा जी के सामने रोए होंगे, वरना मामा जी को कैसे पता ये सब? इसका मतलब है बाबूजी पहले ही मामा जी को ये सब बोल दिए होंगे, नहीं तो मामा जी थोड़ी ना ऐसा बात बोल। शादी ब्याह तो सभी के होते हैं भाई, लेकिन इसके लिए कोई अपने भाई बहन माँ बाप को थोड़ी ना छोड़ता है। जहाँ चार बर्तन होते हैं खटकते हैं, खटकना माने झगड़ा होता है। औरतें क्या है, पल में इधर उधर करती है, माने ये औरतों के लिए बोल रहे हैं कि औरतें लगाई सिखाई करती है, गॉसिप करती है, ऐसे करके मामा जी समझा। और तब मेरे भीतर कोई चित्कार उठा, मामा जी तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते इस घर की क्या हालत है, अगर जानते होते तो ये अमर की शादी नहीं कर। जाने क्या ना चाहते हुए भी मेरे हृदय में रुलाई उमड़ गई, रुलाई माने रोने जैसा आवाज। जोर से मन में आ रहा था कि दौड़कर बाबूजी के चरणों में गिर जाओ, खूब रो, क्षमा मांगू कि मैंने बहुत ज्यादती और आशिकताई की है, आज तक कभी इस निगाह से सारी चीज को नहीं देखा, बड़ी कठिनाई से केवल इतना ही कह पाया, मामा जी मैं आगे पढ़ना चाहता। इन दी सेंस वो अपने पिता से बोलना चाहता है, रिग्रेट है उसको कि वो कुछ नहीं किया, मतलब हेल्प नहीं किया, पर वो इतना ही बोल पाया मामा जी को कि मुझे आगे पढ़ने को कौन नहीं पढ़ना चाहता है बेटा, लेकिन भैया सब कुछ अपने घर की हालत पे होता है, हालात पे होता है। तुम्हारा भैया भी है, वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं कि नहीं, अब तुम भी गृहस्थ हो, समझने की कोशिश करो दुनिया कैसे चलेगी, बहू को जरा दबा के चलो, ये सब मामा जी सिखा रहे हैं समझ को। और तुम्हारे बाबूजी कह रहे तुम पूजा पाठ धर्म कर्म सब छोड़ते चले जा रहे हो। कहीं पढ़ना लिखना इसलिए होता है बेटा, लोग सारे धर्म कर्म को छोड़ देंगे तो दुनिया कैसे रहेगी? भैया अपने धर्म को तो प्रताप ही है, हम तुम यहाँ बैठे हैं, वरना जाने पाकिस्तान में होते या किसी गिरने में होते। बोलते हम लोग का धर्म ही है जो हमें बचा रखे है, इसलिए हम लोग इधर पुण्य किए कि भारत में, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान या कहाँ पे गिरे पड़े।
इन सारी बातों का जवाब क्या दूं, मैं सोच रहा था, अचानक तेज आवाज आई, बाबूजी ने सारा जादू झटके से डाला, मैंने झटके से तोड़ दिया एक बात बोल के बाबूजी ने। तुम किस पत्थर के को समझा रहे हो चंदन? कहा है सीख दीजिए ताही को जाको सीख सुआए, माने जो सीखना चाहे उसी को सीख दो। बाबूजी चिल्ला रहे हैं मामा जी पे, तुम किसको बोल रहे हो? तो पत्थर है, कुछ नहीं सुन। अपना नम्रता से सिर झुकाकर मैंने उद्दंडता से सर उठाया, मैंने ऐसे नीचे करके ऊपर उठाया और बोला, और एक भी शब्द नहीं बोला, ऊपर चला। हाँ मैं जैसा हूँ वैसा हुई अपने मन में। बीच छत पर खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि बाहर भटकने निकल पड़ू, फिर अपनी खाट पर जा लूं। तभी कोठरी के भीतर से बदलते हुए ब्लाउज के सामने वाली बटन लगाती प्रभा निकल आई। माने बटन लगा रही थी ब्लाउज में प्रभा। कुछ देर खड़ी खड़ी यूं ही देखती रही, फिर पास आकर बोला क्या हुआ? माने वो देख रही थी ना, फिर बोला क्या हुआ? तो मैं कुछ नहीं बोला, और फिर उसके बाद बोला क्या कहते थे मामा जी? वो पूछी क्या बोले मामा जी? कहते थे मेरा सिर। सोच इस बेचारी ने क्या किया, इस पर झुंझला गया। इसे तो पता भी नहीं। थोड़ा नरम पढ़कर बोला, समझा रहे थे कि बहू को दबाकर कैसे रखना चाहिए। पहले वो चिल्लाया प्रभा पर, फिर उसको बोला कि यही बात है कि कैसे दबा के। प्रभा ने स्नेह से कंधा चुका कहा, अरे कोई बात कह दी तो क्या हो गया, मन खराब क्यों करो, जाओ जरा घूम के आ जाओ। थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं प्रभा, सारी कमजोरी यह है कि बहुत कुछ कच्चे दिल का आदमी हूं मैं, मन में सारी बात ये ले लेता हूँ, ऐसे करके बोला। अब बाबूजी ऐसा बोलते तो मेरा क्या कसूर, तुम बताओ। तो प्रभा बोलती है सब ठीक है, इस वक्त तुम ये सब सोच के क्यों जल रहे हो? थोड़ा दिन की बात है, अब हमेशा के लिए थोड़ी ना है। बड़े आए हमें धर्म समझाने वाले, पहले खुद तो समझ ले। मैंने उसको धर्म समझा रहा था ना, तो वो प्रभा के सामने ऐसे बोल रहे कि मेरे को बड़े आए धर्म सिखाने वाले, दुनिया सिखाने वाले। मैं बिफर कर बोला, अभी घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो दूसरी शादी कराओ, कराने पहुंच रही हो। मैंने मैं उनसे ऐसे बोला कि अभी घर की हालत अच्छी नहीं और तुम दूसरा शादी का सोच रहे हो, मैंने अमर का शादी। आप अपनी बेवकूफी और प्रभा की बातों पर उस समय यूं हंसता चला गया, लेकिन शीघ्र ही बाबूजी और मामा जी की बातें नए सिरे से दिमाग में लिया। फिर वो नए वे में सोच रहे कि बाबूजी ने क्या। सोचता हुआ मैं सड़कों पर भटकता रहा, अपने अपने में डूबे डूबे चलते हुए अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मुड़कर देखा तो दिवाकर सचमुच ही खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके साथ कोई भी नहीं था, जब तक मैंने उसे पहचाना नहीं, सॉरी, कोई और था एक जन जिसके साथ वो हंस। जब तक मैंने उसे पहचाना नहीं था। दिवाकर बोला, तुम चलते वक्त ध्यान, तुम एक सेकेंड, तुम्हें चलते वक्त ध्यान रहता है कि कहाँ जा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तुमको ध्यान भी रहता है और इतना नाराज क्यों? ऐसे करके दिवाकर समर से पूछा। ध्यान से देखा, अंधेरा था, शिरीष भाई भी खड़े थे। कौन था उसके साथ? दिवाकर के साथ शिरीष भाई। मैंने उन्हें नमस्कार किया। थोड़ा सोच सोच कर बड़ी शर्म भी आ रही थी कि मैं कहाँ लॉस और ये लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हूँ। किसी तरह बोला, आप लोग किधर जा रहे हैं? ऐसे बोला। बता तो दिया आधे घंटे से तुम्हारे साथ ही आ रहे हैं। तो बोलते आधे घंटे से तुम्हारे साथ ही, तो पीछे पीछे आ रहे हो, तुमको होश भी नहीं। हाँ, यूं तो हम लोग भी किसी बहुत ही भरी समस्या पर विचार हो रहे हैं। मेरे संजीदा चेहरा को देखकर बोला, ऐसा क्या विकट समस्या? मैंने ये टेंशन में था, तो ये सामने वाला बोला कि लग रहा है बहुत गहरी टेंशन में हो तुम। ऐसा कौन सा टेंशन? कुछ सकुच कर बोला, कोई खास बात नहीं है शिरीष भाई, मेरे मन में ऐसी बात आती फिर निकलती नहीं। पास आकर मेरे कंधे को हाथ रखते हुए बोले, लेकिन यह मैं आपसे व्यक्तिगत बात पूछने का अनुरोध नहीं करा। बोले ठीक है, मैं आपका पर्सनल बात नहीं पूछ रहा हूँ, चिंता मत करो। और फिर ये बोलता, अगर व्यक्तिगत बात हो भी, माने मेरा पर्सनल बात हो भी, तो भी आप पूछे, मैं बता दूंगा। समर बोला, कहीं दोनों मेरी बात का बुरा ना मान जाए। मैंने बताया नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर एक क्षण रुका और बोला, तुम तो जानते हो दिवाकर कि कितना घरेलू झंझट है मेरे घर में। शिरीष ने बोला, आप लोग एक साथ रहते हैं सब? तो बोलते चाचा जी वगैरह सब अलग है, हम लोग साथ में, मैंने मेरा फैमिली है। ठीक है, आपकी अच्छी से शादी नहीं हुई, लेकिन अब इस सवाल का सच सच जवाब दीजिए, अब आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं कि नहीं? ये पूछा शिरीष। मैं हकला गया सचमुच। उस समय मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या है, प्यार है, पछतावा है, मजबूरी स्थिति है जिससे ये प्रभा के साथ रह रहे। सोचो, अब ये डाउट कर, मैं उसी की इच्छा से पढ़ रहा हूँ, और ना होती तो शायद मैं पढ़ता भी नहीं है, सोच रहे। उसका बड़ा मन है कि मैं खूब पढ़ूं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। वो शिरीष को ये बोला, बट मन में इसको क्लैरिटी नहीं था कि इसका प्रभा से क्या रिलेशन। हम तीनों चुप हो गए और मैं सिर्फ इतना ही का जवाब दे पाया। सहसा एक बात और कौंधी मन में आई कि शिरीष भाई को बताओ कि नहीं बताओ। उसने अपने आप को मेरे लिए बिल्कुल भुला दिया। किसने? प्रभा ने मेरे को भुला दिया है। मैंने अपने आप को भुला दिया मेरे लिए, अपनी आकांक्षाओं को छोड़ दिया, सुख दुख को छोड़। सड़क सुनी सुनी थी, माने खाली, पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे थे, चांदनी रात थी। लेकिन जब प्रभा का ध्यान आता है तो मुझे प्रभा जो वो रो रही थी रात को सिमटी हुई छत पे, वो याद आ जाता। भाई समर जी, आखिर शिरीष भाई जैसे बहुत दूर से बोले, आपकी अपनी या दिवाकर की और सबकी वास्तविक स्थिति जानकर एक बात मेरी समझ में आती, इस संयुक्त परिवार की परंपरा को तोड़ना है, माने ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए। अब आपके लिए हो या किसी के लिए हो कि ये बहुत गलत चीज है संयुक्त में रहना। तो चौंक गया ये समर की, ये क्या बोल रहे हैं? आप बुरा ना माने, लेकिन समर भाई सच्चाई है कि अपनी पत्नी की सारी आकांक्षाएं और सारे प्रयत्न इस वातावरण में बिल्कुल बेबस होकर घुट के मर जाए।
माने आपकी जो पत्नी है वो अपना एम सब छोड़ दी, अपना सब इच्छा छोड़ दी और भूख के मर रही है। आप यही समझिए। कौन समझाए? शिरीष समझाए। यानी संयुक्त परिवार के आप बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ये पूछा कि आप जॉइंट फैमिली के पक्ष में नहीं है, तो बोलते हाँ आप ऐसा ही समझिए, क्योंकि पैसा वैसा नहीं चल सकता। उन्होंने फिर बोला संयुक्त परिवार का शाब्दिक आदर्श चाहे जितना मानो, मैंने अपने बोलते हैं ना शब्द में, सब अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, बट इसका बहुत नुकसान है परिवार का। सारा समय तो समस्या बनाने में या बनी बनाई समस्या को सुलझाने में लगता है। लड़ाई झगड़ा खींचातानी ये सब में चला जाता है ज्वाइंट फैमिली में रहने से। इतने देर बाद दिवाकर ने अचानक बोला, लेकिन यह भी तो स्थिति है, परिणाम क्या हुआ? मैंने अभी बताओ इसका रिजल्ट क्या है, तुम क्या करना चाहते? मैंने बताया ना, परिणाम यही होता है कि अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। मैंने खुद का, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता है। मैं इस व्यक्ति की विशेषता प्रतिभा पर चकित था। विश्लेषण प्रतिभा माने हर चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं शिरीष भाई, तो ये शौक था। सारी बातें मेरे समझ में ऐसे आसानी से आ गई कि आश्चर्य हुआ। अचानक एक सवाल पूछा, लेकिन शिरीष भाई यह तो घर घोर स्वार्थ है कि अपना माँ बाप मेरा पढ़ा दिया लिखा दिया और हम अब अलग हो जाए ऐसे कर। यो देखने में स्वार्थ है। वो बोला लेकिन बच्चों का व्यक्तित्व विकास के लिए, माने खुद का पर्सनालिटी के लिए माँ बाप को भी टेंशन नहीं होना चाहिए। एक दो संतान के साथ इस तरह का संकट आता भी है। संयुक्त परिवार अभिशाप बन जाता है जब बहुत सारे संतान होते हैं। मैंने एक दो संतान है तो ठीक है, बट बहुत सारे संतान में संयुक्त परिवार क्या होता है? आतंक बन जाता है। शिरीष समझा। माँ बाप को खुद चाहिए कि बच्चे को समझ बनाकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने छोड़े। मैंने माँ बाप को ही होना चाहिए, पहले पढ़ा दो लिखा दो, फिर बच्चे को भेज दो कि तुमको जो करना है कर। रास्ते भर सोचता है कि सारी बातें प्रभा को बताओ, सेम जैसे वो सोचते हैं। चैप्टर 8 यहीं पे खत्म हो जाता है गाइस। अब अपना है बचा चैप्टर 9 और चैप्टर 10। ठीक है, तो एक सेकंड दो, क्या चैप्टर इसमें समझे?